जय हिंद। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास शो आजाद हिंदुस्तान की अमिट कहानी। हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन गुजरे 75 सालों में भारत ने कई उतार चढ़ाव भरे दौर देखे, कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की जो इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। शौर्य का परचम लहराया तो शांति की दुनिया को नई सीख भी दी। हिंदुस्तान साल दर साल प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहा। ये सफर खट्टे मीठे अनुभवों का रहा है। आज मैं आपको आजादी से अब तक की उस अमिट कहानी को आपके सामने रखने जा रही हूं, जिसे जानना इस अमृत काल में बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं आजादी की अमिट कहानी। अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का जयघोष हुआ। यूनियन जैक की जगह तिरंगे ने ली। हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज का सितारा डूब गया। अब दुनिया के नक्शे पर आजाद भारत का उदय हो चुका था। स्वतंत्र भारत की पहली सुबह हर तरफ जश्न का माहौल था। पूरा मुल्क अपने नायकों को याद कर रहा था। भारत को आजादी के साथ ही विभाजन की त्रासदी भी झेलनी पड़ी। ये बेहद दर्दनाक थी। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोगों की मौत हो गई तो करीब 1.5 करोड़ लोगों को पलायन करना पड़ा। पलायन की तस्वीरें ऐसी थी कि इसे भुलाया नहीं जा सकता है। इस मुश्किल दौर से उबरना आजाद भारत की पहली चुनौती थी। स्वतंत्र भारत का लक्ष्य स्वराज का था, जिसका सपना लोकमान्य तिलक ने देखा था और बापू ने जिसकी राह दिखाई थी। लेकिन आजादी के ठीक 1 साल बाद काल ने हमसे बापू को छीन लिया। वो नफरत में अंधे एक हैवान की गोलियों का शिकार हुए। पूरी दुनिया रो पड़ी। भारत ने राष्ट्रपिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। 14 अगस्त 1947 को जैसे ही घड़ी की सुई ने रात 12 बजने का ऐलान किया, गुलामी की बेड़ियां तोड़कर भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त की तारीख ने दस्तक देने के साथ ही भारत के स्वतंत्र होने का उद्घोष किया। जब पूरी दुनिया नींद में थी, तब भारत स्वतंत्रता की रोशनी से नहा उठा था। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी की वो पहली सुबह तो कोई भूल नहीं सकता। दिल्ली में सबसे बड़ा जश्न मना, लोग सड़कों पर थे। जगह जगह तिरंगे फहराए जा रहे थे। आजाद फिजा में सांस लेने का अनुभव कैसा होता है, इसका एहसास पहली बार हो रहा था। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया था। अंग्रेजों की विदाई का वक्त आ गया था। जो अंग्रेज कहा करते थे कि उनके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता, उनकी सत्ता डूब चुकी थी। आजाद भारत का उदय हो चुका था। शहीदों की कुर्बानियां रंग ला चुकी थीं। अब भारत के लोग खुद अपना भाग्य विधाता बन चुके थे। आजादी अनगिनत देशभक्तों के बलिदान के दम पर मिली। इसके साथ ही देश ने विभाजन की विभीषिका भी झेली। अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया। ये फैसला त्रासदी साबित हुआ। धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के फैसले की वजह से जो हुआ, वो इंसानियत के चेहरे पर सबसे बदनुमा दाग की तरह है। विभाजन से जुड़ी हिंसा में लाखों लोगों की जान गई। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पलायन का दर्द झेलना पड़ा। बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने नए बने पाकिस्तान की तरफ पलायन किया तो हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। इनमें कम ही लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया हो। ज्यादातर के सामने मजबूरी थी। इस दौरान हुए दंगों से धरती लाल हो गई। इसलिए विभाजन की त्रासदी को कोई नहीं भूल सकता। जनवरी 1948 की ये तारीख दुनिया कभी भुला नहीं सकती।
जब सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी को हिंसा का शिकार होना पड़ा। बापू हर दिन की तरह दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उन पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। महात्मा नहीं रही तो उनकी सीख कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता। भारत के लिए आजादी के बाद यह सबसे बड़ा झटका था। साबरमती का संत कहे जाने वाले बापू देश के लिए ज्योति पुंज की तरह थे, लेकिन उनकी जीवन ज्योति अमरता में विलीन हो गई। जिस वक्त देश में लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी, तभी आजाद भारत को बापू की हत्या से सबसे बड़ा झटका लगा। बापू अब हमारे बीच नहीं थे, लेकिन उनकी दिखाई राह पर आगे बढ़ने का संकल्प कायम था। यह संकल्प था कतार में खड़े आखिरी नागरिक तक आजादी की रोशनी पहुंचाने का। इसके लिए भारत को अपने संविधान की जरूरत थी और साल 1950 में यह सपना पूरा हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश को अपना संविधान मिला और इसके साथ ही भारत गणतंत्र बन गया। भारत अब तेजी से बदलने लगा था। देश भर के अलग अलग हिस्सों में नागरिकों की उम्मीदें परवान चढ़ रही थी। अपने अधिकार को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही थी। जरूरत के लिहाज से बड़े फैसलों का वक्त आ गया था। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिला। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। भारत के हर नागरिक को कानूनी अधिकार मिले। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत गणतंत्र बना और इसके ठीक बाद सुबह 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले थे और उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली थी। आजाद हवा में सांस ले रहे हिंदुस्तान ने अब अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने की ओर कदम बेशक बढ़ा दिए, पर झंझावतों का दौर अभी खत्म ही कहाँ हुआ था। कई लड़ाइयां और लड़ी गई, कुछ स्वाधीनता की, कुछ शत्रुओं के नापाक मंसूबों से टकराने और खुद शोक के उमड़ते समंदर से उबरने की। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्ति दिलाई गई और इसके लिए नेहरू सरकार ने सख्त कदम उठाए। पुर्तगालियों का प्रतिरोध समंदर में पूरी तरह डूब गया। इसके बाद आया साल 1962। ये वो दौर था जब चीन भारत के साथ पंचशील समझौते की रट लगा रहा था। हिंदी चीन भाई भाई के नारे लगा रहा था, लेकिन दोस्ती की कस्में खाने वाले चीन ने धोखे से भारत की पीठ पर खंजर घोंप दिया। 1962 में उसने भारत पर हमला कर दिया। यह युद्ध भारत को सबसे बड़ा घाव दे गया। साल 1964 का साल भी देश के लिए झटका लेकर के आया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन ने पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया। इसके साथ ही नेहरू युग का भी अंत हो गया। अगले साल 1965 में भारत के लिए शौर्य और गर्व के दिन लेकर के आया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को सैन्य चुनौती दी थी। उसने बिना किसी उकसावे के अचानक हमला बोल दिया था। जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फौज को खुली छूट दी और भारतीय सेना सीमा पार लाहौर के पास जा पहुंची। जब पूरी दुनिया में लाल बहादुर शास्त्री के शौर्य का गुणगान हो रहा था, ठीक उसी वक्त 1966 में शास्त्री जी का असामयिक निधन हो गया। एक बार फिर ये देश के लिए शोक की घड़ी। ये 19 दिसंबर 1961 का वो ऐतिहासिक पल है जब गोवा की धरती पर शान से लहराया तिरंगा। पुर्तगालियों को देश से बाहर कर गोवा की मुक्ति का ऐलान हुआ। भले ही 14 साल पहले दुनिया के नक्शे पर स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर भारत का उदय हो चुका हो, लेकिन गोवा के समुद्री तट और हवाओं में मुक्ति संग्राम के जय घोष की गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन की ओर से बातचीत की हर पहल को पुर्तगालियों ने ठुकरा दिया था। ऐसे में सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया गया और लॉन्च हुआ
ऑपरेशन विजय। अरब सागर में भारतीय बम वर्षा मंडराने लगे। वायुसेना ने सटीक हमले किए और पुर्तगाली ठिकाने नष्ट हो गए, जबकि नौसेना के युद्धपोत INS दिल्ली ने समुद्री किनारों पर धावा बोला। पुर्तगाली सेना ने कुछ विरोध के बाद घुटने टेक दिए थे और पुर्तगाल के गवर्नर ने सरेंडर फॉर्म पर साइन कर गोवा छोड़ दिया था। चीन को भारतीय जांबाजों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां भी सीधी लड़ाई की नौबत आई, वहां भारतीय जवान चीनी सैनिकों पर भारी पड़े, लेकिन भारी हथियारों और टैंकों से लैस चीन की साजिश बड़ी थी। ये युद्ध भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। हिंदुस्तान ने इस 30 को दिल में कायम रखा और इसके बाद भारत लगातार शक्तिशाली होता गया। आज के दौर में चीन की हिम्मत नहीं कि वो भारत को आर पार की चुनौती देने की हिमाकत करे। युद्ध की विभीषिका झेल चुका देश अभी संभल ही रहा था कि गहरे शोक में डूब गया। ये 27 मई 1964 की एक दोपहरी थी। रेडियो पर 2 बजे के समाचार में ये बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। इसके साथ ही देश की सियासत में नेहरू युग का अंत हो गया। 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, तो कश्मीर पर पाकिस्तान के छिटपुट हमले शुरू हो चुके थे। जंग के आसार नजर आ रहे थे। कुछ ही दिनों बाद दोनों देशों की सेना आमने सामने थी। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। सितंबर आते आते आर पार की जंग के हालात बन गए। पाकिस्तान के उकसावे का भारत ने करारा जवाब दिया। भारत ने तेजी से पलटवार करते हुए लाहौर के बाहरी इलाकों तक पहुंच बना ली। अटैक अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर से किया गया। हमला इतना तेज था कि उसमें रास्ते में पड़ने वाले पाकिस्तानी सेना के कैंप, बेस सब के सब तबाह हो गए। अमेरिकी पैटर्न टैंकों की भारत ने धज्जियां उड़ा दी। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच अप्रैल से 23 सितंबर के बीच 6 महीने तक युद्ध चला था। जंग खत्म होने के 4 महीने बाद जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान के शीर्ष नेता तब के रूसी क्षेत्र में आने वाले ताशकंद में शांति समझौते के लिए इकट्ठा हुए थे। पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान वहां गए थे, जबकि भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे थे। 10 जनवरी को दोनों के बीच समझौता हो गया, लेकिन समझौते के ठीक बाद 11 जनवरी की रात को शास्त्री जी का निधन हो गया। देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी के आकस्मिक निधन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमारी खास पेशकश आजाद हिंदुस्तान की अमिट कहानी लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप रहे हमारे साथ। लाल बहादुर शास्त्री ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उनकी सोच भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने की थी, लेकिन नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया। लेकिन कहते हैं कि सपने कभी मरा नहीं करते,
देश के वैज्ञानिकों ने 1968 में हरित क्रांति को जमीन पर उतार दिया। भारत के कदम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ चले और खाद्यान्न उत्पादन में भारत नई कामयाबी के शिखर छूता गया। एक तरफ कृषि के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की जा रही थी, तो इसके साथ ही विज्ञान जगत में भी झंडे गाड़े जा रहे थे। अंतरिक्ष में भारत का परचम बुलंद करने के लिए 1969 में इसरो की स्थापना हुई, जिसने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अगवा देश बना दिया। इसके बाद आया साल 1971, जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में धूल चटा दी। पाकिस्तान टूट गया, नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ और इसके साथ ही भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर करवाया। आजाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती खाद्यान्न के भंडार को भरने की थी। अपने नागरिकों के लिए 2 जून की रोटी भर अनाज के इंतजाम की थी, लेकिन मुश्किल पारंपरिक खेती की वजह से कम उपज की थी। 1947 में देश को आजादी मिलने से पहले बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए सबसे पहला जोर खेती पर दिया गया। उस वक्त तक देश के सिर्फ 10% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा थी। इसे देखते हुए सिंचाई से लेकर रासायनिक खाद का इस्तेमाल तक बढ़ाया गया। अच्छे बीज को गांव-गांव पहुंचाया गया। इसका असर 60 के दशक के आखिर में हरित क्रांति के रूप में सामने आया। गेहूं की नई किस्मों की खेती और बाकी उपायों से 1964 में गेहूं का उत्पादन 120 लाख टन तक पहुंच गया, जबकि 1968 में ये रिकॉर्ड 170 लाख टन पार कर गया, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। इसमें कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की बड़ी भूमिका रही। भारत कामयाबी के कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा था। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। इसने ताकतवर देशों के पांव तले की जमीन हिला दी। भारत के खिलाफ कई प्रतिबंधों का ऐलान हुआ, लेकिन हिंदुस्तान अपने फौलादी इरादों से पीछे नहीं हटा। साल 1975 को देश कभी नहीं भूल सकता, जब मुल्क में आपातकाल लागू किया गया। इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन माना गया और इंदिरा सरकार के इस फैसले के खिलाफ समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण सड़कों पर उतर पड़े। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंक दिया। एक तरफ लोकतंत्र की मांग को लेकर आवाज बुलंद हो रही थी, तो दूसरी तरफ 1975 में भारत ने अंतरिक्ष में कामयाबी के झंडे गाड़े। हिंदुस्तान के पहले उपग्रह आर्यभट्ट ने स्पेस में दस्तक दी। साल 1977 को कोई भूल नहीं सकता, जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इमरजेंसी से नाराज लोगों ने 1977 के चुनाव में कांग्रेस को हरा दिया। फिर जनता पार्टी ने कमान संभाली और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। उन्नीस 1971 का साल भारत के इतिहास में मील का पत्थर है, जब हिंदुस्तान ने युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। तारीख 16 दिसंबर 1971 की थी, जब 93,000 सैनिकों के साथ तब पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने सरेंडर किया था। उन्होंने अपना रिवॉल्वर रख दिया, बिल्ले उतार दिए। पाकिस्तान पस्त हो चुका था, तो भारत ने महाविजय हासिल कर दुनिया भर में अपना डंका बजाया था। इस युद्ध का नतीजा पाकिस्तान से टूटकर एक नए देश बांग्लादेश के उदय के रूप में सामने आया। इसके साथ ही जिन्ना के 2 राष्ट्रवाद के सिद्धांत का भी खात्मा हो गया, जिसने मुसलमानों को एक राष्ट्र कहा था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों ने इस्लामी पाकिस्तान को अपना देश स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी संस्कृति को अपने देश का आधार बनाया। तारीख 18 मई 1974 की थी, जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया।
भारत के एटमी धमाके से दुनिया हिल उठी। राजस्थान के पोखरण में हुए इस टेस्ट से भारत के दुश्मन देशों का कलेजा कांप उठा। कई बड़े मुल्कों को तो भरोसा तक नहीं हो रहा था कि भारत भी ऐसी काबिलियत और हिम्मत दिखा सकता है। इस एटमी धमाके के साथ ही भारत दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया। पच्चीस 26 जून 1975 की काली रात को देश में आपातकाल लगाने का ऐलान हुआ। ये फैसला इंदिरा गांधी की सरकार का था, जिस पर इमरजेंसी लागू कर देश में लोकतंत्र को कुचलने के संगीन आरोप लगे। इसके पीछे देश भर में कांग्रेस के खिलाफ हो रहा आंदोलन था, जिसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी थी। दरअसल 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने समाजवादी नेता राज नारायण को रायबरेली सीट से हरा दिया था। 4 साल बाद राज नारायण ने इंदिरा की जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। 12 जून 1975 को हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज कर दिया और उन पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का बैन लगा दिया। साथ ही राज नारायण को विजयी घोषित कर दिया था। इसके बाद से इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। इससे लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन भड़क उठा। बुजुर्ग समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण युवाओं की अगुवाई करने सड़कों पर उतर पड़े। उनके संपूर्ण क्रांति के नारे ने बिजली सा असर दिखाया। पूरा देश इंदिरा सरकार के खिलाफ आंदोलन का गवाह बना। ये साल 1975 का ही था जब अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट ने दस्तक दी। 360 किलोग्राम वजन के इस उपग्रह की उम्र करीब 17 साल थी। ये परीक्षण उपग्रह था और शक्ति 46 वॉट की थी। इसे सोवियत संघ के C1 इंटर कॉस्मोस यान से लॉन्च किया गया था। साल 1977 में इंदिरा गांधी सरकार ने आम चुनाव का ऐलान किया। इमरजेंसी के बाद हुए इस चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा। लोकसभा में जनता पार्टी को 295 सीटें मिली तो कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटें मिल पाईं। कांग्रेस को 198 सीटों का नुकसान हुआ। महाविजय के बाद मोरारजी देसाई जनता पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री बने। आजादी के बाद केंद्र में ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में ऐसा करना अपेक्षित हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।